एक्सरसाइज 1.1। तो बेसिकली सेट्स होता क्या है? आज तक आप लोगों ने खूब सारे सेट्स पढ़ रखे हैं। वो बात अलग है कि इनको आपने किसी क्लास में, मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ, क्लास 11 से पहले की क्लासेस की बात कर रहा हूँ। 7th 8th 9th 10th क्लासेस के अंदर आप लोगों ने अलग अलग सेट के बारे में सुन रखा है, आपके टीचर्स ने भी नाम लिया होगा, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको कि हम n से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको z से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स r से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और भी काफी सारे सेट्स आपने पढ़ रखे हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स पढ़ रखा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ रखा है। तो देखो आप सेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इवन मैं तो कहूंगा कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसको फॉर्मली नहीं पढ़ा है। तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसके अंदर एक फॉर्मल वे में सेट्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों सेट्स होता क्या है, इन सबको एक बार ऑब्जर्व करो आप। यहीं से मैं आपको सेट की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और वहां जाके ये कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर आप सेट का वर्ड का यूज ना करके आप कहें कि खाली नेचुरल नंबर्स, तो सब लोग समझ जाएंगे कि आप इन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एकदम से समझ जाएंगे कि आपके द्वारा इन नंबर के बारे में बात की जा रही है। अगर आपने कहा कि सेट ऑफ होल नंबर, तो वो कहेंगे कि इन नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं आप, एकदम से समझ लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सब के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या यूनिक प्रॉपर्टी है? कि चाहे कहीं पर भी इनको पढ़ा जाए सब लोग एकदम से समझ जाते हैं। मींस ये क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाइड है। क्या है ये? यूनिकली आइडेंटिफाइड। ये सारे के सारे क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाइड हैं। और क्या कह सकते हैं इसके अलावा? यूनिकली आइडेंटिफाइड के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, वेल डिफाइंड है। क्या है ये? वेल डिफाइंड है, अच्छे से डिफाइन किया गया है इनको, तभी सब लोग इनसे क्या कर रहे हैं? एक ही वर्ड को समझ पा रहे हैं, एक ही चीजों को समझ पा रहे हैं। n का मतलब सब लोग समझ पा रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आप नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहां n लिखते हैं, तो सब लोग एकदम से समझ जाएंगे कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और बेसिकली ये क्या है भाई? कलेक्शन है एक। क्या है ये? कलेक्शन है। ये क्या है? नंबर्स का कलेक्शन है। ये भी क्या है? नंबर्स का कलेक्शन है। तो ऐसा कलेक्शन जो क्या हो? यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, या कहें कि ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, उसको क्या डिक्लेयर किया जाता है? सेट। तो सेट की आपको फॉर्मल डेफिनेशन जो सब जगह पढ़ने को मिलेगी कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो आपके मन में एकदम से आया होगा कि सर कौन सी चीजें वेल डिफाइंड नहीं हो सकती, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं? जैसे मैं ये कह दूं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया। तो बेस्ट क्रिकेटर का कलेक्शन, क्या ये वेल डिफाइंड है? तो आप एकदम से आपको लगेगा कि भाई जो जो बेस्ट है उन सबको उठा लेते हैं, लेकिन बेस्ट की क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए बेस्ट कौन है जिसको मैं जानता हूं? मैं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर जो मेरे फेवरेट रहे हैं, दैट इज बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। किसी का फेवरेट कोई और प्लेयर रहा होगा, किसी का फेवरेट कोई और प्लेयर रहा होगा। यानी कि ये यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन के अंदर जब भी किसी कलेक्शन को देखना हो कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं, आप एक चीज ये भी देख सकते हैं कि कहीं वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन तो वेरी नहीं कर रहा। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो भी वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट। और भी सुन सकते हैं आप, क्या कहेंगे भी
बेस्ट राइटर्स ऑफ वर्ल्ड, बेस्ट राइटर्स इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो बेस्ट राइटर्स हैं, तो बेस्ट राइटर भाई इंडिया का कोई अगर डिसाइड कर रहा है तो सारे के सारे इंडियंस को कहेगा बेस्ट राइटर, फॉरेनर कोई है तो वो फॉरेनर वालों को कहेगा, अपनी कंट्री को कहेगा, यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा ये कलेक्शन भी। दिस इज नॉट ए सेट, ये दोनों ही सेट नहीं है, ठीक है। फिर आप कहना चाहें कि सर फिर तो इसका मतलब यही वेल डिफाइंड होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। डेज इन ए वीक, डेज इन ए वीक, एक वीक के अंदर जो डेज होते हैं तो सब लोग वही लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो सब लोग इन्हीं का नाम लिखेंगे भाई, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। जैसे और कहूं मैं आपको वेल डिफाइंड, दिस इज ए सेट, यस इट इज ए सेट। जैसे कि और कहें वोवेल्स इन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के अंदर वोवेल्स को लिखना चाहें तो सब लोग ए ई आई ओ यू यही लिखते हैं बस, ठीक है। दुनिया के किसी कोने में पढ़ा जाए वोवेल्स को तो इन्हीं को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ऐसे कलेक्शन जिसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, जो वेल डिफाइंड हो या जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते, वही कलेक्शन क्या है, सेट है। ऐसा नहीं है कि रैंडम कलेक्शन को सेट बोल दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो कलेक्शन तो ये भी बनेगा बट दिस इज नॉट ए सेट, ये भी कलेक्शन है बट नॉट ए सेट। इज इट क्लियर? अब देखो भाई सेट को डिफाइन कर दिया, सेट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब कह रहे हैं कि सेट को लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। तो सेट को लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास में, देयर आर टू मेथड्स टू राइट ए सेट। एक मेथड है रोस्टर फॉर्म, मेथड्स टू राइट ए सेट, एक सेट को लिखने के तरीके। तो एक तरीका है भी रोस्टर फॉर्म, इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म, और कुछ लोग इसको डायरेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग इसको इन्हीं दो के नाम से जानते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और कुछ लोग इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि एक रूल से लिखा जाता है एलिमेंट्स को, ठीक है। देखो भाई इससे पहले आप एक और चीज सुन लो, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? सेट बेसिकली क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन भाई? जिसका भी कलेक्शन है उन्हीं को एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का दूसरा जो नाम यूज किया जाता है वो एलिमेंट्स भी यूज किया जाता है। एलिमेंट्स कहें या ऑब्जेक्ट कहें एक ही बात है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्शन, कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है। यानी कि एलिमेंट कह दे या फिर ऑब्जेक्ट कह दे, एक ही बात है, ठीक। ये बात भी आप लोग अपने साथ रखेंगे। फिर आया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं? इसमें भाई एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखा जाता है ब्रेसिस के अंदर। क्या करते हैं? ब्रेसिस के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इनको करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, करली ब्रैकेट्स कहें या ब्रेसिस भी बोला जाता है। डायरेक्ट एलिमेंट्स को यहां लिख दिया जाता है। जो भी आपके पास में कलेक्शन है उस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डायरेक्ट यहां लिख दिया जाता है एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, करली ब्रेसिस के अंदर और सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे जैसे अभी लिख रहे थे हम लोग
क्या लिखा था, वोवल्स इन अल्फाबेट्स, वोवल्स इन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में जो वोवल्स होते हैं उनको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म भी बोल रहा है, टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल की तरह दिखेंगे। हर एक एलिमेंट क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है एंड सेपरेटेड बाय कॉमा होता है। बेसिकली जो ये करली ब्रैकेट्स है ये नोटेशन होती है, किसकी नोटेशन है, सेट के लिए यूज की जाती है। तो देखो वोवल्स को ए, फिर सेपरेटेड बाय कॉमा ई, कॉमा आई, कॉमा ओ, कॉमा यू, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, ठीक है। और उस सेट के एलिमेंट्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 एलिमेंट्स हैं इसके पास में। दूसरी बात सुनो, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, यानी कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है सेट के अंदर, ठीक है। तीसरी बात सुनो, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स ऑर्डर डजंट मैटर, डजंट मैटर। यानी कि किसी ने लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू और किसी ने लिख दिया आई, ओ, यू, ई, ए, तो दोनों क्या है, सेम ही सेट है। ये भी क्या है, सेट ऑफ वोवल्स इन अल्फाबेट्स, और ये भी क्या है, अल्फाबेट्स के अंदर वोवल्स का कलेक्शन है भाई, ये भी सेट सेम है, वही सेट है ये है। एक और बात सुनो, सेट्स आर डिनोटेड बाय, सेट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, किसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे मान लो इस पूरे सेट को बार बार लिखने की बजाय कई बार हम लोग ऐसे यूज कर लेंगे भी a इक्वल्स टू, यानी कि आपके पास में एक सेट a है और उस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, स्मॉल a, e, i, o, u, ठीक है। ये सेट भी क्या है आपका, a सेट है। और जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स, ठीक है, स्मॉल लेटर्स कह सकते हैं। Elements are denoted by small letters, उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और सेट को क्या किया जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी फॉर्म पे आ जाओ लोग, सेट बिल्डर फॉर्म कहें या रूल फॉर्म कहें, तो इसमें सेट को कैसे लिखा जाता है, यहां भी कर्ली ब्रैकेट का ही यूज किया जाता है या फिर आप कह सकते हो कि ब्रेसेस का यूज किया जाता है, बट नाम से जैसे पता चल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्ड करके लिखा जाता है। किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और उस कलेक्शन से बाहर के जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो जिस प्रॉपर्टी को वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को वो एलिमेंट्स फॉलो करते हैं उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं उस सेट को लिखने के लिए। कि जैसे मान लो अल्फाबेट्स, इसी सेट को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, इसी वजह से इसको रूल फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि एक रूल बताया जाता है कि इस रूल को फॉलो करें तो वो एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे भाई। जैसे इसी को लिखना हो तो यूं कह देगा कि ये लो, ब्रेसेस का यूज किया, x मैंने कहा कि स्मॉल लेटर का यूज करते हैं किसके लिए भी, एलिमेंट्स के लिए। तो x, ये जो हमने कॉलन यूज किया है, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर इसको कॉलन पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में इसका नाम, इसको कैसे पढ़ा जाता है, सच दैट। क्या पढ़ा जाता है, सच दैट। x सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, in English alphabets, x such that x is a vowel in English alphabets। तो आप देख पाएंगे कि ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, a, e, i, o, u, वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या किया, एक रूल से लिख दिया, उसी सेट को एक रूल से लिख दिया।
इसको जैसे मैंने एक नाम दे दिया कि दिस इज योर सेट सी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एक रिलेशन बताया जाता है जिससे आप उन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाए, और उस सेट के एलिमेंट्स ही उस रूल को फॉलो करते हैं, उससे बाहर का कोई भी एलिमेंट उस रूल को फॉलो नहीं करता, यानी कि यूनिक रहता है भाई। ये जो रिलेशन है ये क्या रहता है, यूनिक रहता है। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करते हैं। यही क्या रहेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। देखते हैं क्वेश्चंस। तो आपका जो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास में एनसीईआरटी बुक है, आप उसको ओपन करें, उसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। तो ये पूछ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है और ये बताना है कि वो कौन कौन से इनमें से सेट्स हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या कह रहे हैं, ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग with the letter J। तो देखो यूनिक है, वेल डिफाइंड है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है। आप क्या लिखेंगे भाई, क्या जनवरी आएगा इसमें? यस, जैन आएगा। फेब नहीं आएगा, क्या मार्च आएगा? नहीं आएगा, मार्च। अप्रैल भी नहीं, मई भी नहीं, क्या जून आएगा? यस, जून। आफ्टर दैट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी नहीं आएगा। तो ये रहा भाई सेट। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है, जनवरी, जून एंड जुलाई, एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। तो ये क्या है? यस, इट इज ए सेट। दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, राइटर्स इन इंडिया। तो कहेगा भाई ये वेल डिफाइंड। आप कहेंगे कि टैलेंटेड राइटर्स, मैं तो जो मेरा दोस्त रहेगा जो थोड़ा बहुत कुछ लिखता है, मेरे लिए तो वही सबसे टैलेंटेड है, तो मैं तो उसी का नाम लिख दूंगा। कोई और आएगा, वो किसी और को जानता है तो वो उनका नाम लिखेगा, यानी कि ये तो क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मींस नॉट ए सेट। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप बोलते रहेंगे, अपने रूटीन में चीजों को लाएंगे तो आप सेट को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तीसरा देखो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो लिखते लिखते ही आप पहचान गए होंगे, दिस इज नॉट ए सेट, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट कौन है? इंडिया के 10 प्लेयर हम सेलेक्ट करेंगे भाई, कोई और करेगा, किसी और को सेलेक्ट करेगा, कोई किसी को सेलेक्ट करेगा, सब अपने जो उनके नॉन रहेंगे या सब के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो बेस्ट की कोई डेफिनेशन है नहीं है, तो नॉट ए सेट। नेक्स्ट पे आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। देखो, क्या ये कलेक्शन वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे एसएसटी का टीचर आ जाए, चाहे मैथ्स वाला टीचर आ जाए, चाहे साइंस वाला टीचर आ जाए, या फिर प्रिंसिपल मैम आ जाए या सर आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है, ये कलेक्शन वेरी नहीं करेगा। ये सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, बॉयज आपकी क्लास में फिक्स रहेंगे, तो दिस इज ए सेट। नेक्स्ट आ जाओ, ये कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो डेफिनेटली सब लोग लिखेंगे 1 2 अप टू 99। ये कलेक्शन भी क्या है?
वेल डिफाइंड है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है, तो यस इट इज ए सेट। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर्स बाय द ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स हैं वो तो फिक्स हैं, वो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। नेक्स्ट भी सेवंथ कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, तो जो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि कोई कल को आके 3 को इवन डिक्लेयर कर देगा या 5 को इवन डिक्लेयर कर देगा, 7 को इवन डिक्लेयर कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इवन है वो है, जो इवन नहीं है वो नहीं है। तो ये कलेक्शन भी क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, आप सोचिए एक बार इसके बारे में, क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, कलेक्शन होगा भाई, ये भी क्या, एक जो कलेक्शन है ये भी क्या बनेगा, सेट बनेगा। क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बिल्कुल डेफिनेट है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। इस बुक में जो क्वेश्चंस है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एनिमल्स, ये भी देखो, ये भी कहां, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। कोई तो किसी एनिमल से डरता है, कोई डॉगी से डरता है, ठीक है, कोई सबके लिए क्या करता है, वेरी, कोई छिपकली से भी डरता है। ठीक है, तो डेंजरस, कोई एनिमल किसी के लिए डेंजरस है, कोई किसी के लिए, कोई कैट से भी डरता है, कोई कैट को गोद में लेके रखता है। कहां का यूनिकली आइडेंटिफाइड, कहां का वेल डिफाइंड, तो कोई डेफिनेशन नहीं बनी है डेंजरस की। आप ऐसा सोच सकते हैं बिल्कुल किसी भी सेट के बारे में कि किसी भी चीज की अगर डेफिनेशन बनी है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, तो वो क्या बनेगा, सेट, अदरवाइज सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कह रहा है एक सेट है ए 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको सिंबल इंट्रोड्यूस करना है, इंसर्ट करना है, इवन ये वाला सिंबल, दिस एंड ये वाला। इसका मतलब समझ जाओ पहले तो क्या है। सेट थ्योरी में यूज किया जाता है, सेट थ्योरी में यूज किया जाने वाला ये सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये इसका उल्टा है भाई, नॉट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। ये क्या है, बिलोंग्स टू, और ये डजंट बिलोंग्स टू। एक और सिंबल यूज किया जाता है सेट थ्योरी के अंदर, ये वाला, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, वी टाइप में उसको ऐसे कट किया गया है, फॉर ऑल। ठीक है, एक और सिंबल यूज किया जाता है ये वाला, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो आप सेट थ्योरी में इन सिंबल्स का बहुत ध्यान रखें। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, जैसे 1 के बारे में पूछे आपसे, क्या 1 इस सेट से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 7 इस सेट से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे 7, ये वाला सिंबल लगाएंगे और ए लिख देंगे, 7 डजंट बिलोंग्स टू ए। रीड करेंगे डजंट बिलोंग्स टू और लिखेंगे कैसे, ये वाला सिंबल। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में इसने कहा भी 5 लिख रखा है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ए लिख रखा है, इंसर्ट करो इनमें से, तो आप क्या कहेंगे, 5 तो यहां रखा है, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए। लिखा ऐसे जाएगा और बोला जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड में देखो ये कह रहा है 8 फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो 8 क्या इसके अंदर है भी नहीं है, तो डजंट बिलोंग्स टू ए। थर्ड पे आ जाओ, 4 फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो 4 क्या है इस सेट के अंदर, प्रेजेंट है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये छोटी छोटी नोटेशंस हैं, बाद में कहीं आपको परेशान ना करें, तो आप इनको यहीं पर सीखते रहें भाई।
कह रहा है कि टू बिलोंग्स टू ए, एक छूट गया हमारा इसमें, ये इवन आपका फिफ्थ पार्ट है बेटा, ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये सेकंड, और थर्ड है जीरो, जीरो लिख रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डजंट बिलोंग्स टू। फिर कह रहा है 10 फिल इन द ब्लैंक्स ए, फटाफट बताओ क्या 10 सेट से बिलोंग करता है, तो यहां क्या आएगा, डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए, आप इन सिंबल्स को नोट कर ले, अपने साथ रखें, अपनी बुक अपने साथ रखें, उसी में नोट कर लें इन चीजों को। ये वाला जो चैप्टर है ये क्लास 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। एक के अंदर क्या है, x such that x is an integer and x is greater than equals to -3 and less than 7। फटाफट कमेंट करो भाई इसका आंसर, फटाफट कमेंट करो बेटा। ये कह रहा है x such that x is a natural number less than 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6। थर्ड कह रहा है, फटाफट इनके आंसर कमेंट करें, x says that x is a 2-digit number such that sum of its digits is 8। ठीक है, फिर फोर्थ कह रहा है कि D में x such that x is a prime number which is a divisor of 60, which is a divisor of 60। फटाफट राइट करें भाई इन सेट्स को। तो देखो आपने राइट कर लिया होगा, अब मैच करें अपने सेट को इसके साथ। ये कह रहा है x such that x क्या होना चाहिए, इंटीजर, और इंटीजर के साथ साथ क्या प्रॉपर्टी लगा दी, x should be greater than equals to -3 and less than 7। तो क्या -3 उस सेट से बिलोंग करेगा, यस बिलोंग करेगा। क्या -2 बिलोंग करेगा, यस बिलोंग करेगा। क्या -1 बिलोंग करेगा, यस। क्योंकि आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे यहां पर -3 और यहां पर 7 को एक्सक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, और बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं वो ले और सारे के सारे उठा के। तो -3 -2 -1 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां तक रहेगा भी आपका सेट। ये क्या क्या सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्ट करके लिख दिया ना, डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिए भाई, सेपरेटेड बाय कोमा। दूसरे में आ जाओ, ये कह रहा है x such that x is a natural number less than 6। तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 से छोटे होने चाहिए, तो 1 भी आएगा, 2 3 4 5, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाओ, c में क्या आएगा, ये कह रहा है x such that x is a 2-digit number such that sum of its digits is 8। यानी कि आपको x y टाइप के एलिमेंट्स लिखने हैं इसके अंदर, ऐसे नंबर लिखने हैं, और x plus y कितना होना चाहिए, 8। तो देखो क्या 17 लिखा जाएगा, यस लिखा जाएगा। क्या 26 लिखा जाएगा, यस लिखा जाएगा। क्या 35 लिखा जाएगा, यस लिखा जाएगा। ठीक है, क्या 44 लिखा जाएगा, यस लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, क्या 53 लिखा जाएगा, यस लिखा जाएगा। क्या 62 आएगा, यस बिल्कुल डेफिनेटली। एंड आफ्टर दैट क्या 71 वहां आएगा, यस 71 भी वहां रहेगा। क्या इनके अलावा कोई 2 डिजिट का नंबर हो सकता है जिसके डिजिट का सम क्या हो, 8 हो। ठीक है, देखो कोई कहेगी सर आपको कैसे पता, आपने कैसे सोचा, मैंने वहां से सोचा बेटा, यहां से देख लो आप, 2 डिजिट का नंबर चाहिए और डिजिट का सम कितना चाहिए आपको,
8 चाहिए। तो मान लो x को आप कोई वैल्यू पुट करते हो, y को वैल्यू वहां से माइनस करके ले आओ, ठीक है। तो देखो x कहां लिखा हुआ है, 2 डिजिट का नंबर है, यहां से यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है और यहां पर क्या पॉसिबिलिटी। यहां पर आप 0 नहीं लिख सकते, 1 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं, और आप यहां पर 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं, ठीक है। जब यहां 1 आएगा तो वहां से 7 आएगा, क्योंकि 1 और 7 का सम कितना 8। जब यहां 2 आएगा वहां से 6 आएगा, यहां 3 आएगा वहां से 5, यहां से 4 तो वहां से भी 4, यहां से 5 तो यहां से 3, यहां से 6 तो यहां से 2, यहां से 7 तो यहां से 1, यहां से 8 तो यहां से 0, यानी कि 80 भी आएगा। यहां से 9 तो 9 का तो फिर सम 8 नहीं हो सकता, एक डिजिट अगर 9 ले ली तो हमने, तो 80 भी रह गया था। 08 नहीं आएगा क्योंकि 08 इज नॉट ए 2 डिजिट नंबर। इज इट ओके? नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, x such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो आप क्या करो, 60 के जितने भी डिवाइजर है वो सारे के सारे लिख लो, ठीक है। क्या 160 को डिवाइड करता है? यस। क्या 260 को डिवाइड करता है? यस। क्या 3 करता है? यस। इवन आप कहां से आइडिया लेंगे डिवाइजर लिखने के लिए, आप 60 को फैक्टराइज कर लो भाई। 60 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू क्या आएगा 3 इंटू 5, 15 4 जा 60 होता है ना, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो क्या क्या आएंगे भाई, आप अपने आप आइडिया लगा लो कि प्राइम होना चाहिए और जो डिवाइजर ऑफ 60 का। तो क्या 2 आएगा? यस 2 आएगा। क्या 3 आएगा? यस आएगा। क्या 5 आएगा? यस बिल्कुल 5 भी आएगा। क्या इसके अलावा कोई प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर रहा हो? ये शॉर्ट में रहेगा। सारे फैक्टर लिखने की बजाय आप प्राइम फैक्टर को ही उठा लो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जानते हैं, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 क्यों नहीं लिखा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। एक वर्ड दे रखा आपको ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ते आए हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। कह रहा है कि उसके लेटर्स को लिख दो। ई जो कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको फटाक से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहां से सबको लिख देंगे। बट आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका रिपीटिशन नहीं होता। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, चाहे उसके अंदर कितने ही बार क्यों ना आया हो, ठीक है। तो देखो जैसे पहला लेटर लिखा हमने टी, लिखा जाएगा। दूसरा आर, डेफिनेटली राइट करेंगे आई, फिर जी भी आएगा, फिर ओ, फिर एन। ओ दोबारा आ गया, ये रिपीट हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। क्या एम लिखा जाएगा? बिल्कुल, एम पहले नहीं लिखा गया है। ई भी लिखा जाएगा। टी रिपीट हो गया, आर भी रिपीट हो गया, वाई भी लिखा जाएगा। ये देखो, तो सेट फॉर्म में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे भाई ट्रिगोनोमेट्री को, ठीक है। कोई डाउट? क्योंकि किसी भी सेट में 2 बार ओ नहीं लिखा गया, क्योंकि एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता, और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को चूज किया हमने। अच्छा, ये सेट ही ई है भाई, पार्ट तो ये आपका फिफ्थ था। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, सेट एफ दे रखा है। कह रहा सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटल, BETTER, इसके अंदर जो लेटर्स यूज हुए हैं उनका सेट बनाना है आपको, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्या करेंगे आप, एफ को लिखेंगे। क्या बी लिखा जाएगा? यस बी लिखेंगे। क्या ई? यस। टी 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखा जाएगा। ई भी रिपीट हो रहा है, आर लिखेंगे। तो ये बनेगा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 4 रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आपको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट आपको दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9 और 12।
जब भी आपको एक सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप किस चीज को सर्च करेंगे? आप सर्च करें उसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी को सर्च करने की कोशिश करें जो उन नंबर्स के पास कॉमन हो और उनसे बाहर वाले नंबर्स के पास ना हो। ठीक है, तो 3, 6, 9, 12 इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये चारों ही नंबर 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है ना, 3 की टेबल में आ रहे हैं, बट 3 की टेबल के सारे नंबर नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप और भी मल्टीपल का मतलब क्या है? x such that x किसके बराबर? 3n, इज इट और नॉट? 3n टाइप के नंबर है ना ये सारे के सारे। अब n क्या है? एंड n is greater than equals to 1 less than equals to 4, that's it। ठीक है, देख लो, चाहे इस सेट के एलिमेंट्स आप जब लिखने जाएंगे तो यही निकल के आएंगे। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, और n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9, और n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 12। यानी कि यही सेट और ये सेट क्या है? दोनों सेम है। एक टाइम के लिए मान लो ये सेट A है तो ये सेट भी क्या है? A है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 2, 4, 8, 16 और 32। आप इस सेट को देखते ही, जब भी आप किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में देखें और उसको लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, तो आप क्या करें? उनमें ना एक कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करने की कोशिश करें कि उन एलिमेंट्स के पास कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो ध्यान से देखें, ये सारे के सारे जो नंबर है, ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3 है, ये 2 पावर 4 है, ये 2 पावर 5 है। यानी कि अगर ये सेट A रहा होगा तो इस सेट A को ऐसा लिखा जा सकता है कि x एलिमेंट्स हैं such that x किसके इक्वल है? 2 पावर n, एंड n क्या है भाई? n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक वेरी कर रही है, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। 1 पे वैल्यू देगा 2, 2 पे वैल्यू देगा 4, 3 पे वैल्यू देगा 8, 4 पे वैल्यू देगा, यहां पुट करेंगे तो 16 और 5 पुट करेंगे तो 32। यानी कि जब भी आपको किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लेके जाना हो तो आप डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख देंगे, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लेके जाना तो आप क्या करेंगे? कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करवाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट इसमें दे रखा है 5, 25, 125 और 625। एकदम से आप समझ गए होंगे कि सर ये तो ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है। जरा एक बार फटाफट कमेंट करो इसका आंसर, फटाफट लिखो, मैच करना जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो। नेक्स्ट कह रहा है 2, 4, 6 अप टू चलते रहेगा, और उसके बाद में 6 पार्ट है 1, 4, 9 अप टू 100। तो आप देख पा रहे होंगे इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इवन मैं तो कहूंगा कि वो भी जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में। तो ये तो भाई 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 पावर 4 है। ठीक है, तो बेसिकली इस सेट को लिखा जा सकता है x such that x equals to 5 पावर n, n की जगह कहीं को आप m, n, p, q, r जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। x की जगह आप y यूज कर सकते हैं, z यूज कर सकते हैं, t यूज कर सकते हैं, s यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड n क्या कर रहा है? n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 4। इसके पास आ जाओ, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, 2, 4, 6 चलते जा रहे हैं। तो इसको मान लो b से डिनोट कर दिया हमने। इसमें किस टाइप के एलिमेंट है? x such that x is equals to 2n, and n क्या है भी? n किससे बिलोंग कर रहा है? n belongs to नेचुरल नंबर। देख लो, चाहे जब आप n को 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, ये भी चलते जाएंगे और ये भी चलते जा रहे हैं। तो ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट, दोनों बराबर। ठीक है, पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर देगी ये प्रॉपर्टी, और इससे बाहर का कोई एलिमेंट भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ध्यान से देखो, ये क्या है? 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर।
यानी कि अब स्क्वायर प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है। मान लो इसको ई से ना डिनोट कर दिया हमने, तो यहां x आएगा, x सच दैट x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। देखो हो सकता है कि आपके पीछे आंसर में कुछ और दे रखा हो, आप चेक करेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टी से लिख दिया हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, रूल फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये इससे भी यही सेट जनरेट होगा। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर x आ जाएगा 1, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, 10 पुट करेंगे तो 10 स्क्वायर 100। पूरा का पूरा सेट यही जनरेट होके आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि अब आपको सेट क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और वो क्या कह रहा है, राइट दीज सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करो भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि एक सेट A है, उसमें क्या है, x such that x is an odd natural number। क्या है, odd natural number, नेचुरल नंबर, और वो भी कौन सा, odd। तो आपको पता है कि ये तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। odd नेचुरल नंबर तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, और ऐसे करते क्या करेंगे, चलते जाएंगे भाई, कभी खत्म होने वाले नहीं है। दूसरा देखो ये कह रहा है सेट B है, उसके अंदर x है such that x is an integer, x क्या है, एक इंटीजर है, और x is greater than -1/2 less than 9/2। यानी कि आपको वो वाले इंटीजर लिखने हैं जो -1/2 से तो बड़े हो और 9/2 से छोटे हो। तो आप एक बार नंबर लाइन पे इनको बना ले भाई, -1/2 यहां से रहेगा और 9/2 यहां से रहेगा। -1/2 का मतलब क्या है, माइनस का 0.5, और 9/2 का मतलब क्या है, 4.5। तो 4.5 से छोटा इंटीजर 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा, और -1/2 से छोटा 0, इधर क्या आएगा, -1। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, ये वाले इंटीजर आ जाएंगे। तो बी में आपका क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पार्ट के ऊपर, कह रहा है सी के अंदर x आएंगे such that x is an integer whose square is less than equals to 4। वो वाले इंटीजर लिख दो जिनका स्क्वायर क्या है, less than equals to 4 है, इनका स्क्वायर क्या है, less than equals to 4 है। तो लिखो फटाफट रोस्टर फॉर्म में, फटाफट लिख दो भाई, कमेंट करो इसका आंसर क्या रहने वाला है। वो इंटीजर जो स्क्वायर करने पर क्या दे रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू 4 दे रहे हैं। फटाफट बताएं भाई, क्या 0 आएगा इसमें, यस 0 भी रहने वाला है, क्या 1 रहने वाला है, क्या इसके अंदर 1 रहने वाला है। तो देखो आप क्या कहेंगे कि -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, एंड 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि -2 आएगा, -3 नहीं आ सकता, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 व्हिच इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्या 3 आएगा, नो। ये आपके पास में सेट रहेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। कई बार बच्चे -2 और -1 को छोड़ देते हैं भाई, आप ऐसी गलती ना करें। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है x such that x is a letter of the word loyal of the word, ये वर्ड नहीं है भाई, क्या ही लिख दिया हमने, ये वर्ड है, वर्ड लोयल। दिमाग वहां चल रहा था और लिख हो रहा था। तो देखो डी में क्या आ जाएगा, क्या एल लिखा जाएगा, यस एल लिखा जाएगा, क्या ओ लिखा जाएगा, यस, क्या वाई, ए और एल सारे के सारे डिफरेंट है, सॉरी एल तो रिपीट हो गया, एल ओ वाई ए 4 ही एलिमेंट्स आएंगे।
नेक्स्ट देखो फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट है, कह रहा ई सच एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर, एक ईयर का मंथ नॉट हैविंग 31 डेज, जिस मंथ में 31 डेज नहीं है वो सारे मंथ्स में। तो आपको पता ही है 31 डेज जिसके अंदर नहीं होते वो कौन से मंथ होते हैं, सबको याद है, बचपन से ये वाला मेथड सीखते आते हैं। क्या जनवरी आएगा, जनवरी में 31 होते हैं। क्या फेब आएगा, यस, तो आप क्या लिखेंगे ई में फेब आएगा भाई। क्या मार्च आएगा, मार्च नहीं आएगा। क्या अप्रैल आएगा, अप्रैल आएगा। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, है बचपन याद आया कुछ, बिल्कुल आया होगा। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, यस सितंबर आएगा। अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा। ठीक है, तो आप अपने यहां से उंगलियों से देख सकते हैं भाई। हो सकता है आप लोगों को भी याद ना रहा हो मेरी तरह, ठीक है, रीजनिंग में हो सकते हैं थोड़े वीक रहे हो। आप क्या लिखेंगे, जैन के बाद फेब आएगा, फेब लिखा है। मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, मई नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर भी नहीं आएगा। तो ये आपके क्या रहेंगे, वो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, x इज ए कॉन्सोनेंट इन द अल्फाबेट्स व्हिच प्रीसीड्स k। f के अंदर क्या है, वो कॉन्सोनेंट्स जो किसको प्रीसीड कर रहे हो भाई, प्रीसीड्स के। ए को प्रीसीडिंग कौन सा होता है, प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग नहीं प्रीसीडिंग। तो के से पहले वाले सारे लिख देंगे, फिर सारे प्रीसीडिंग होते हैं। ठीक है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, सारे प्रीसीडिंग लेटर्स लिख देंगे जो के को क्या करते हैं, प्रीसीड करते हैं। सक्सीडिंग आगे वाला होता है, प्रीसीडिंग पीछे वाले होते हैं, तो पीछे वाले सारे लेटर्स लिख लेंगे भाई। ठीक है, तो ये था आपका सेट बिल्डर में आपको सेट्स गिवन थे, आपको क्या लिखना था, रोस्टर फॉर्म। इसका आंसर जरूर कमेंट करें भाई। ठीक है, बड़ा हो जाएगा बट फिर भी कमेंट करें। जस्ट प्रीसीडिंग नहीं कहा इसने, प्रीसीडिंग कहा है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, 6th क्वेश्चन। ये कह रहा है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरफ आपके क्या लिख रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रखे हैं, दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखे हैं, और आपको क्या करना है, उनको मैच करना है भाई। तो फटाफट मैं नोट कर लेता हूं, तब तक आप लोग अपनी बुक के अंदर कोशिश करें कि मैच हो ही जाए वो। ठीक है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज जरूर करें भाई। तो इधर देखो, इधर ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, इधर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। पहला सेट यहां लिखा है x such that x is a prime number and divisor of 6। तो बताओ भाई ये वाला सेट किससे मैच होगा, प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए। क्या भाई ये वाला इससे मैच होगा, सेकंड मैचेस टू फर्स्ट। ये ए है मान लो, सेकंड ए से मैच होगा। बी में लिखा है x such that x is odd number, क्या है, ऑड नंबर है, लेस देन 10, 10 से नीचे के ऑड नंबर, तो 1 3 5 7 9, ये मैच होगा भाई यहां से। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, x such that x is a natural number and divisor of 6। ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली ये वाला सेट होने वाला है। और डी में कह रहा है x such that x is a letter of the word
मैथमेटिक्स कैपिटल में लिखा है अभी मैथमेटिक्स, तो डेफिनेटली भाई आपको पता ही है कि ये तो यहीं से मैच होने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी बुक के अंदर इनको जरूर मैच करें भाई। तो आज हमारा जो लेक्चर था ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स के ऊपर इंट्रोडक्शन, और हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, फर्दर वीडियोस अगर आपको लगे कि हमें इसके ऊपर बनानी चाहिए, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।